बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। यार ये सफ़र भी पिछले सफ़र की तरह कामयाब रहा। हमें हमारे थीसिस के लिए जो मालूमात चाहिए थी वो तो मिली, पर जो इजाफी मालूमात मिली इससे हमारे थीसिस में 4 चांद लग जाएंगे। और जून का महीना होने के बावजूद मुझे तो वहाँ बहुत ठंड लग रही थी। मैं बोला, ये तो है, हम कराची में रहने वाले तो बस ठंडे मौसम की झलक ही देखते हैं, असल ठंड तो इन इलाकों में पड़ती है। शौकत ने मेरी बात की तायद में कहा, मेरा नाम कादिर है। शौकत और मैं दोनों कराची यूनिवर्सिटी में तारीख़ के शोबे में तालीम हासिल कर रहे हैं। दोनों स्कूल के ज़माने से ही दोस्त हैं। एक ही मोहल्ले में रहने की वजह से ये दोस्ती कॉलेज और फिर अब यूनिवर्सिटी तक जा पहुंची। अब इसे इत्तेफाक ही कह सकते हैं कि हम दोनों का रुझान भी आसार कदीमा और तारीख़ जैसे शुबे में था। वैसे अपने मुंह से अपनी तारीफ़ नहीं करनी चाहिए, मगर तालीम के मामले में मैं शौकत से थोड़ा ज़हीन हूँ। मेरे वालिद पेशे के एतबार से सुनार हैं, जबकि शौकत के वालिद केमिकल का कारोबार करते हैं। रुपए पैसे की कमी न होने की वजह से हमें तालीम के हुसूल में कभी कोई मुश्किल दरपेश नहीं आई। भाई देख, हमारे पास सिर्फ 2 महीने हैं। हमने 2 थीसिस मुकम्मल कर लिए हैं और अब तीसरा बाकी है। मैं बोला, पहले उनको फाइनलाइज कर लें तो फिर सोचेंगे कि कहाँ जाके तीसरा थीसिस लिखें। शौकत बेजारी से बोला, यार कादिर, एक बात तो बता, आजकल टेक्नोलॉजी ने इतनी तरक्की कर ली है, हर चीज़ इंटरनेट पर मिल जाती है, तो फिर हम रिसर्च करने इतनी दूर दराज मकाम पर क्यों जाते हैं? शौकत ने बेजारी की रवायत को कायम रखते हुए पूछा, देख शौकत, तू यूनिवर्सिटी में देखता है ना, हमारा थीसिस दूसरों के मुकाबले में अच्छा क्यों होता है? यही वजह है कि हम लोकेशन पर जाकर पूरी रिसर्च करके फिर थीसिस बनाते हैं। और तूने देखा ना कि अभी हमें कितनी इजाफी मालूमात मिली हैं। यही फ़र्क होता है घर पे बैठ के रिसर्च करने वालों में और लोकेशन पर जाकर रिसर्च करने वालों में। मैंने शौकत को वजह समझाई। चल ठीक है, पहले ये जो 2 थीसिस हैं इनको मुकम्मल करके फिर तीसरे के लिए जाएंगे। मैंने एक बार फिर नतीजा खेज अंदाज में शौकत को कहा, ठीक है भाई, जैसा तू कहे। शौकत ने भी बिलाखिर हार मानते हुए कहा, हालांकि उसी की बात रखी थी मैंने। यूनिवर्सिटी के टक शॉप पे बैठे हुए हम दोनों दोस्त चाय पीने बैठे थे और साथ ही कुछ सोच रहे थे। यार इस तरह थोड़ी दिमाग में कुछ आएगा। शौकत बोला, अच्छा तो फिर कैसे आएगा? मैंने उसकी तरफ देखकर कहा, कुछ बिस्किट समोसे वगैरह साथ हों तो दिमाग चलेगा। शौकत बोला, खैर मैंने उसकी भूख देखते हुए वो भी मंगवा लिया। चाय पीते पीते अचानक मेरे दिमाग में एक ख्याल आया, लो मिल गई लोकेशन, हम लोग नो कोट किला जाएंगे। मैंने कहा। ये सुनते ही शौकत के मुंह से चाय का फवारा निकलते निकलते रह गया। क्या वो मीर करम अली खान वाला किला? शौकत बोला, जी, और ये बस फाइनल है, हम यहीं जाएंगे। मैंने फैसलाकुन अंदाज में कहा, भाई एक बार फिर सोच ले, जून का महीना है और वहाँ तो सहरा ही सहरा है, वापस आएंगे तो कोई पहचानेगा नहीं। फिर कुछ देर नोक झोंक के बाद मेरा फैसला भी अटल रहा। उस रात हमने शौकत के घर पे नौकोट किला जाने की प्लानिंग की। पूरी तहकीक के बाद ये तय हुआ कि हम लोग 1 हफ्ते के बाद नौकोट जाएंगे। खैर वो दिन भी आ गया जब हमें किले के लिए रवाना होना था। हम लोग शौकत के वालिद साहब की नई गाड़ी में सुबह 7 बजे अपने सफ़र के लिए रवाना हुए। हमें पहले मीरपुर खास जाना था, फिर वहाँ से 90 किलोमीटर के फासले पर थरपारकर में वो किला वाक़या था। हमने तय किया था कि मीरपुर खास तक आधे रास्ते वो गाड़ी चलाएगा और आधे रास्ते में सहराब कोट से नाश्ता करके हम लोगों ने अल्लाह का नाम लिया और बरस्ता सुपर हाईवे मीरपुर खास की तरफ रवाना हुए। हमारे फ़ोन का GPS बता रहा था कि फ़ासला तकरीबन 223 किलोमीटर का है। बाहर गर्मी अपने उरूज पर थी। गाड़ी में AC की वजह से गर्मी का एहसास तो नहीं हो रहा था, लेकिन एक दो बार मैंने शीशा खोलकर गाड़ी से बाहर झांका तो यूं लगा कि किसी ने गर्म थप्पड़ मारा है। खैर हम लोग तकरीबन 9:15 बजे के करीब हैदराबाद पहुँचे। वहाँ रुककर फ्रेश हुए, चाय पी, थोड़ा आराम करके आधे घंटे के बाद वहाँ से निकले। गर्मी की शिद्दत देखकर शौकत तो घबरा गया था। हैदराबाद से गाड़ी मैंने चलाई और हम 11:30 बजे मीरपुर खास में थे। वहाँ रुककर थोड़ा नाश्ता किया, फिर अपनी मंजिल की तरफ रवाना हुए।
اب ہم اپنی منزل سے زیادہ دور نہیں تھے۔ ہمارے فون کا GPS بتا رہا تھا کہ ہم صرف 94 کلومیٹر کے فاصلے پر تھے۔ گاڑی اب بھی میں ہی چلا رہا تھا۔ راستے میں ہمیں 2-3 گاؤں نظر آئے جہاں ہم نے رکنا مناسب نہیں سمجھا۔ شوکت آدھے راستے میں ہی سو گیا۔ خیر ڈگری پہنچے، وہاں سے آگے ٹنٹو جام محمد سے ہوتے ہوئے نوکوٹ روڈ پر پہنچے۔ جب یہاں آئے تو ہمیں اپنی منزل کی جھلک صاف نظر آ رہی تھی۔ شوکت جاگ چکا تھا اور اپنے موبائل سے آس پاس کی تصویریں لے رہا تھا۔ خیر 1.5 گھنٹے کی مزید مسافت طے کرنے کے بعد ہم نوکوٹ پہنچے۔ یہاں کی آبادی دیکھ کے شوکت بولا، بھائی میں تو سمجھا تھا بس صحرا ہی صحرا ہوگا، پر یہاں تو اچھا خاصا شہر آباد ہے۔ میں نے کہا نا، یہ ہماری منزل نہیں، ہماری منزل وہ قلعہ ہے، اس کے پاس صحرا ہی صحرا ہے۔ نوکوٹ سے ہم نے چائے پی اور وہیں کے رہائشی سے کسی اچھے ہوٹل کا پتہ پوچھا۔ اس نے کہا آگے موڑ پہ ہے۔ خیر ہم اس ہوٹل میں پہنچے۔ وہاں ایک چھوٹا سا لکڑی اور مٹی کا 1 منزلہ ہوٹل تھا۔ اس علاقے کے لوگوں کے مطابق یہ وہاں کا بہترین ہوٹل تھا۔ ہوٹل میں صفائی کا پورا انتظام تھا۔ ہم نے جو کمرہ لیا وہ ہمیں سستا مل گیا۔ ہوٹل میں اس دن آرام کر کے اگلے دن صبح ہی صبح ہم قلعے کی طرف روانہ ہو گئے۔ وہاں ہم نے اپنا کام شروع کر دیا۔ بہت سی نئی چیزیں ملیں۔ وہاں گورنمنٹ کی طرف سے کچھ تعمیراتی کام بھی ہو رہا تھا، جس کی وجہ سے ہم پوری طرح تحقیق نہیں کر سکے، مگر ہمیں جو چاہیے تھا ہمیں اس سے زیادہ ملا۔ بس ہمارا ایک اور دن کا کام باقی تھا، وہ دن جمعرات کا تھا۔ دوپہر کے 2 بج رہے تھے کہ میں روز کی طرح قلعے کے باہر سے دوربین کے ذریعے آس پاس کے علاقے کا معائنہ کر رہا تھا۔ اچانک ایک جگہ میری نظر رک گئی۔ یہ کیا ہے؟ میں نے سوچا، پھر طاقتور دوربین سے کچھ دیکھنے کی کوشش کی تو دور مجھے ایک گاؤں جیسا دکھا۔ حالانکہ میں یہ کام روز ہی کرتا تھا، مگر یہ گاؤں مجھے آج پہلی بار نظر آیا تھا۔ میں نے سوچا یہ اچانک گاؤں کہاں سے آ گیا؟ مجھے تو بہت حیرت ہوئی۔ میں نے شوکت سے کہا فوراً گاڑی نکالو، ہم چلتے ہیں۔ یہاں تو شوکت کو بھی تجسس ہوا کہ آخر ایک رات میں یہ کیا آ گیا یہاں۔ ہم جلدی سے جلدی اس جگہ پہنچنا چاہتے تھے۔ بالآخر 40 منٹ کے سفر کے بعد ہم وہاں پہنچے۔ باہر سے وہ جگہ پورا گاؤں لگ رہی تھی۔ ہم جیسے ہی گاڑی سے اترے، خوشبو میں لپٹی ہوئی سرد ہوا کے جھونکوں نے ہمارا استقبال کیا۔ شوکت نے کہا، بھائی یہاں تو موسم ہی الگ ہے۔ میرے دل میں الگ وسوسے اٹھ رہے تھے۔ خیر ہم لوگ محتاط قدم اٹھاتے ہوئے آگے کی جانب بڑھے۔ اندر سے تھوڑی تھوڑی روشنی آ رہی تھی۔ اندر جا کر معلوم ہوا کہ یہ ایک بہت بڑا بازار تھا، جس کی سب دکانیں سفید رنگ کی تھیں۔ لکڑی کے دروازے، ان پر لٹکے ہوئے پتلے سفید پردے، یوں لگ رہا تھا جیسے ہم کسی الف لیلوی دنیا میں پہنچ گئے۔ بازار میں قدم رکھا تو یوں لگا جیسے سینٹرلی ایئر کنڈیشن بازار میں آ گئے ہوں۔ وہاں الگ ہی رونق تھی۔ وہاں سب کا لباس غریبوں کے لباس سے ملتا تھا۔ زیادہ تر سفید لباس میں تھے۔ سر پر عمامہ تھا۔ ان کے قد بھی عام لوگوں سے ذرا لمبے تھے۔ شوکت بولا، بھائی کوئی فلم کی شوٹنگ تو نہیں ہو رہی؟ وہاں ہم نے مختلف اقسام کے پھل دیکھے۔ یہاں مختلف قسم کی سبزیاں بھی تھیں اور آم ایسے تھے جو شاید ہی ہم نے کبھی دیکھے ہوں۔ شوکت بولا، بھائی لگتا ہے ایکسپورٹ کا سارا مال یہیں آتا ہے۔ ہم بازار میں گھوم رہے تھے اور سب لوگ ہمیں حیرانی سے دیکھ رہے تھے، جیسے ہم کوئی عجوبے ہوں۔ بچے ہمیں دیکھ کے ہنسنے لگے۔ ہم بازار کی رونقوں میں اتنا کھو گئے کہ ان باتوں پر دھیان ہی نہ دیا۔ ایک عطر کی دکان کے پاس سے ہم گزرے تو ہمارا پورا وجود معطر ہو گیا۔ میں نے شوکت سے کہا، یار ایسا کوئی بازار تو نقشے میں نہیں تھا۔ شوکت بولا، بھائی نقشے کو چھوڑو، کل تک تو دوربین میں بھی نہیں تھا۔ ہم بہت سی دکانوں پر گئے۔ ایک دکان سے مٹھائی کی اتنی خوشبو آ رہی تھی کہ ہماری تو بھوک بڑھ گئی۔ ہم دکان میں گئے اور ایک بارش بزرگ نے بہت ہی نرم لہجے میں کہا، کیا چاہیے آپ کو؟ ہمیں جو مٹھائی لینی تھی ہم نے لے لی۔ میں نے جیب سے 1000 روپے کا نوٹ نکال کر دیا۔ انہوں نے حیرت سے نوٹ کو الٹ پلٹ کر دیکھا، پھر مسکرا کر بولے، بیٹا مٹھائی کی رقم ادا کیجیے۔ شوکت نے ان کی طرف دیکھا اور کہا، چچا یہ عیدی تھوڑی ہے،
मिठाई की रकम ही तो है। मैंने इसे खामोश रहने के लिए कहा, क्योंकि मुझे अब ये माहौल बहुत अजीब लग रहा था। उन बुजुर्ग ने जेब में हाथ डाला और चमकते हुए चांदी के सिक्के निकाल कर दिए और कहा, हमें ये चाहिए। मुझे बहुत हैरत हुई, मैंने ऐसे सिक्के कभी नहीं देखे थे। ये सिक्के चांदी और तांबे के मालूम पड़ते थे, मगर वज़न में काफ़ी ज़्यादा थे। मेरी तो हैरत की इंतहा नहीं रही जब उन्होंने पूछा कि आप लोग किसी और मुल्क से आए हैं। मैंने शौकत का हाथ पकड़ा और हम फ़ौरन दुकान से बाहर आ गए। यार शौकत, लगता है हम कहीं गलत जगह फंस गए हैं, मैंने थोड़ा घबराते हुए कहा। फंस गए हैं मतलब? शौकत बोला, यार समझने की कोशिश कर, तूने देखा नहीं वो चचा कैसे सिक्के दिखा रहा था? फिर भी मैंने हिम्मत रखी। मैंने सोचा कि जब हम यहाँ आए हैं तो इस बाज़ार को अपने थीसिस का हिस्सा बना लिया जाए। मैंने शौकत को कहा तो उसकी दिलचस्पी भी बढ़ गई। फिर हमने फैसला किया कि हम इस दुकान में वापस जाएंगे। चुनाचा हम फिर मिठाई वाले की दुकान पर गए और कहा, जनाब हम बहुत दूर से आए हैं, हमारे पास रकम ख़त्म हो गई, हमें कुछ सामान चाहिए, अगर आप हमारी मदद कर देंगे तो हमारे लिए बेहतर हो जाएगा। उन्होंने मेरी तरफ देखा और फिर जेब से एक छोटा सा तांबे का सिक्का दिया। मैंने उनसे कहा, मुझे बहुत सा सामान लेकर जाना है। कहा, इससे काम हो जाएगा, बल्कि कुछ पैसे बच जाएंगे। मैंने उनका शुक्रिया अदा किया और जाने लगा तो उन्होंने मुझे आवाज़ दी। मैं रुक गया। उन्होंने अपने मुलाजिम से कहा और थोड़ी सी मिठाई बांध कर दे दी और कहा, आपको हमारी दुकान की मिठाई यकीनन पसंद आएगी। फिर कहा, आप खुशकिस्मत हैं। मैं मुस्कुराकर बाहर निकला तो देखा शौकत ने ढेरों तस्वीरें खींच ली थीं। फिर मैंने और उसने मिठाई खाई। जैसे ही मिठाई मुंह में रखी मुझे लगा मैं तो किसी और दुनिया में खो गया। इतनी लजीज मिठाई मैंने आज तक नहीं खाई थी। फिर इस सिक्के में से एक दो चीज़ें खरीदी जो कि दुकानदार ने कागज़ के लिफाफे में बंद कर दी। फिर हैरत हुई क्योंकि आजकल तो शॉपिंग बैग का ज़माना था। खैर सामान लेने के बाद भी एक सिक्का बच गया था। मैंने वो संभाल कर रख लिया। कराची जाकर अगर किसी को मेरी बात पर शक हुआ तो ये सिक्का दिखाकर अपनी बात की तस्दीक करवा लूँगा। शौकत बोला, मेरा तो यहाँ से जाने का दिल ही नहीं कर रहा। खैर हम लोग काफ़ी देर घूमने के बाद वापस बाज़ार से निकले। दोनों लिफाफे पिछली सीट पर रखे, गाड़ी में बैठे और होटल वापस पहुँच गए। होटल पहुँचने के बाद वहाँ दो लोगों से इस बाज़ार के बारे में पूछा तो बोले, कौन सा बाज़ार? मैंने उनको तफसील बताई तो बोले, भाई आप बहुत खुशकिस्मत हो। मेरे दिमाग में मिठाई वाले चचा की बात गूंजी। उन्होंने भी यही कहा था कि तुम बहुत खुशकिस्मत हो। खैर मैंने होटल वाले से पूछा तो वो कहने लगा, भाई आप यकीन करो कि ना करो, वो जिन्नात का बाज़ार है जहाँ से आप होकर आए हो। वो हर मंगल और जुमेरात को लगता है। आप खुशनसीब इसलिए हैं कि आप इस बाज़ार में जुमे के दिन गए। अगर मंगल वाले दिन जाते तो वो आपको अपनी दुनिया में ले जाते। हम फौरन अपने कमरे में गए। मैंने लिफाफा खोला तो उसमें सिर्फ मिट्टी थी। फिर मैंने देखा तो वो सिक्का भी मिट्टी हो चुका था, यानी कोई भी उनकी दुनिया की चीज़ें बाहर नहीं ले जा सकता था। मैंने सोचा तो मेरा दिमाग चारों तरफ घूम रहा था। शौकत बोला, भाई ये सब क्या है, हकीकत या अफसाना? मैंने उसे कहा कि जहाँ तक समझ में आए तो हकीकत, ना समझ आए तो अफसाना। हम दिन और रात वहाँ रुके। फिर हम कराची की तरफ रवाना हुए। रास्ते में शौकत की तकरीबन चीख निकल गई, गाड़ी रोक, जल्दी रोक। मैंने जल्दी से गाड़ी साइड पर लगाई। उसने मुझे अपना मोबाइल दिखाया जिसमें उसने बाज़ार की तस्वीरें ली थीं। हैरत अंगेज़ तौर पर तस्वीर में सिर्फ शौकत था जो सहरा में खड़ा हुआ सेल्फी ले रहा था, और एक आध छोटी वीडियो थी, वो भी सहरा ही की थी। हैरत, हैरानगी, घबराहट और मिले जुले जज्बात लेकर हम कराची वापस आ गए। हमारे पास कोई ऐसा सबूत नहीं था कि हम इस वाक़े को साबित कर सकें। खैर हम लोगों ने अपना थीसिस मुकम्मल किया और इस बात का किसी से जिक्र नहीं किया क्योंकि लोग तो ऐसी बातों का सिर्फ मजाक उड़ाते हैं। मैं आज भी सोचता हूँ, मुझे यकीन नहीं आता कि हम जन्नत से मिलकर आए हैं, जो कि सिर्फ कहानियों में पढ़ा करते थे। फिर खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि वो दिन जुमेरात का था। मैं और शौकत आज भी कभी कहीं जाने का प्रोग्राम बनाते हैं तो इस वाक़े को याद करके हैरान ज़रूर होते हैं।
اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔